वर्चुअल वर्क की मैं बात करूं, वर्चुअल वर्क क्या है? वर्चुअल जो नाम है, वर्चुअल, यहां जो कॉन्सेप्ट है वर्चुअल, वर्चुअल का मतलब होता है इमेजिनरी। वर्चुअल का मतलब होता है इमेजिनरी, यानी कि जिसका रियलिटी से कोई लेना देना नहीं है, हवाबाजी है। ये क्या है? हवाबाजी है। तो ये हवाबाजी क्यों करनी पड़ी? ये हवाबाजी हमें इसलिए करनी पड़ी कि क्वेश्चन को सॉल्व करना है। सिंपल सी कहानी है। ये जो जो भी पढ़ रहे हो, इसलिए पढ़ रहे हो कि क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो ये हवाबाजी इसलिए करनी है कि क्वेश्चन सॉल्व करना है। क्यों जरूरत पड़ी? पर्टिकुलर कुछ टाइप के क्वेश्चन है जिनको अगर हम दूसरे मेथड से सॉल्व कर रहे हैं तो वहां से वो टफ पड़ रहा है, वहां से वो टफ पड़ रहा है, तो अगर ये मेथड से लगा के क्वेश्चन करें तो वो सिंपल हो जाता है। इसलिए जो हवाबाजी का कंसेप्ट है वर्क का, वो हमें पढ़ना पड़ेगा। वर्चुअल वर्क को मैं पढ़ूं उसके पहले एक और कंसेप्ट आता है वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट। वर्चुअल वर्क से पहले एक कॉन्सेप्ट आता है वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट। वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट, वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट का जो कॉन्सेप्ट है उसको हम पढ़ें। तो वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट का कॉन्सेप्ट क्या होता है? जैसे कि हमने होलोनोमिक या नॉन होलोनोमिक कंस्ट्रेंट जब पढ़े थे, वहां पर हमने पढ़ा था कोई पार्टिकल है, कोई पार्टिकल यहां पर है, यहां पर है, ठीक है, और ये रेडियस हो गई यहां से यहां तक, ये यहां से यहां तक रेडियस हो गई। अब ये पार्टिकल मान लो यहां पर आ गया, यहां पर आ गया, यहां से यहां रेडियस ये रहेगी। ये जब दो पोजीशन है, एक पोजीशन ये है और एक पोजीशन ये है, तो इन दोनों पोजीशन पर जो पार्टिकल की मोशन है वो अलग अलग होगी। यहां पर है जब वो सर्कुलर मोशन होगा, और जैसे ही यहां पर आ रहा होगा और यहां पर आगे यहां पे कूद सकता है, ऐसे ऐसे गिर सकता है। यहां पर जो मोशन है वो कौन सी हो जाएगी? प्रोजेक्टाइल मोशन। इस पॉइंट पर जब है ये एक पर, जब ये एक पर है, एक पर है, तो इसके पास कौन सी मोशन है? सर्कुलर मोशन है, सर्कुलर मोशन है। और जब ये दो पर है तो इसकी मोशन कौन सी हो रही है? इसकी मोशन कन्वर्ट हो रही है किसमें? प्रोजेक्टाइल मोशन, प्रोजेक्टाइल मोशन। एक पर कंस्ट्रेंट कुछ और है, एक पर कंस्ट्रेंट है जो एल है वो किसके बराबर है? आर, यानी कि इसकी रेडियस के बराबर। दो पर जाते ही जो एल है वो क्या हो गया? ग्रेटर देन आर हो गया। तो कंस्ट्रेंट क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। फ्रॉम वन पोजीशन टू अनदर पोजीशन कंस्ट्रेंट क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। इन दिस केस, इन दिस केस constraint, constraint is changes from one position to, from one to second, वन टू सेकंड पर पोजीशन पर कंस्ट्रेंट चेंज हो रहा है। कंस्ट्रेंट अगर चेंज हो जाएगा तो फिर क्वेश्चन करना हो जाएगा मुश्किल। क्वेश्चन करना मुश्किल हो जाएगा, तो ऐसे क्वेश्चंस को डील करने के लिए, ऐसे क्वेश्चन को डील करने के लिए हम यूज करते हैं कंसेप्ट ऑफ वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो तो to to deal with this type of question, this type of questions, this type of questions we use concept of virtual displacement, virtual displacement। ये जो वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट है इसको हम शो करेंगे, तो शो करेंगे किससे? डेल आर से। तो ये जो वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट, इसकी वैल्यू को हम शो करेंगे डेल आर से। यानी कि यहां से यहां तक का जो डिस्प्लेसमेंट होगा तो हम किससे शो करेंगे? डेल आर। ड्यूरिंग द मोशन जो डेल आर की वैल्यू है हमेशा फिक्स रहेगी। यहां पर कुछ अजम्पशंस लिए जाएंगे, अजम्पशंस, क्योंकि ये कंसेप्ट है, ये मानने वाली चीज है। अजम्पशंस क्या होंगे? जो वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट है डेल आर, वैल्यू ऑफ डेल आर इज ऑलवेज रिमेन फिक्स्ड, वैल्यू ऑफ डेल आर इज ऑलवेज फिक्स्ड, ऑलवेज फिक्स्ड। डेल आर की जो वैल्यू है उसको हमेशा क्या माना जाएगा? फिक्स माना जाएगा। दूसरा, दूसरा क्या है कि जो मैं कह रहा हूं कि कंस्ट्रेंट चेंज हो रहे हैं, वन पोजीशन से सेकंड पोजीशन में कंस्ट्रेंट चेंज हो रहा है, हम मानेंगे कि कंस्ट्रेंट क्या है? सेम है ना। तो कंस्ट्रेंट, कंस्ट्रेंट इज सेम, सेम एट ऑल पोजीशन, ऑल पोजीशन। ये डिस्प्लेसमेंट है, बहुत छोटा सा डिस्प्लेसमेंट है, बहुत छोटे से टाइम इंटरवल में, इसलिए छोटे से टाइम इंटरवल में जो कंस्ट्रेंट है वो क्या माने जाएंगे? सेम माने जाएंगे। ये हो गया क्या? ये हो गया वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट। अब आ जाओ वापस किस पे? वर्चुअल वर्क पर।
तो वर्चुअल वर्क क्या है? वर्चुअल वर्क को हम शो करेंगे किससे? डेल डब्ल्यू से। और ये डेल डब्ल्यू जो है वो क्या लिखा जाएगा? वो लिखा जाएगा एफ डॉट डेल आर। यहां क्या लिखा जाएगा? एफ डॉट डी आर, एफ डॉट डी आर। ठीक है, तो ये जो एफ लिखा है, एफ पे दो तरह के फोर्स होंगे। एफ लिखा है, इसके अंदर कितने तरह के फोर्स होंगे? दो तरह के फोर्स होंगे। एफ के अंदर दो तरह के फोर्स होंगे। एफ जो बन रहा है, एक तो बन रहा है किससे? अप्लाइड फोर्स से, और एक बन रहा है किससे? नॉर्मल रिएक्शन। एक किसके साथ बन रहा है? नॉर्मल रिएक्शन के साथ बन रहा है। ये जो है, ये क्या हो जाता है? ये होता है अप्लाइड फोर्स। ये क्या कहलाता है? अप्लाइड फोर्स। और ये जो एफ एन है, ये क्या कहलाता है? नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। और ये जो एफ बना है, एफ, ये क्या कहलाता है? फोर्स एक्सर्टेड ऑन द सिस्टम। फोर्स एक्सर्टेड ऑन सिस्टम। कभी भी आप वर्चुअल वर्क की बात करोगे, कभी भी आप वर्चुअल वर्क की बात करोगे तो फोर्स एक्सर्टेड ऑन द सिस्टम क्या रहेगा? जीरो। तो इन वर्चुअल वर्क कंसेप्ट, वर्चुअल वर्क कंसेप्ट, कंसेप्ट एफ की जो वैल्यू रहेगी जीरो रहेगी। ये एफ की वैल्यू क्यों जीरो रहेगी? क्योंकि ये जो है वर्चुअल वर्क का जो कंसेप्ट है, ये काम करता है किसके ऊपर? न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, बिकॉज virtual work concept, virtual work is based on Newton's first law of motion. Newton's first law of motion. न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन का मतलब क्या है? कि किसी सिस्टम पर लग रहे फोर्स की वैल्यू क्या होगी? जीरो होगी। क्या होगी? जीरो होगी इक्विलिब्रियम की कंडीशन में। यानी कि कोई सिस्टम रेस्ट में है तो वो रेस्ट में रहेगा, मोशन में है तो मोशन में रहेगा, जब तक कि उस पर कोई फोर्स लग नहीं रहा है। तो आपसे ये क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है कि जो वर्चुअल वर्क है उसका प्रिंसिपल क्या होता है? तो वर्चुअल वर्क का जो प्रिंसिपल है वो क्या होता है? न्यूटन्स फर्स्ट लॉ। इसका जो प्रिंसिपल है वो क्या होता है? न्यूटन फर्स्ट लॉ। यानी कि एफ की वैल्यू जीरो हो गई। एफ की वैल्यू जीरो हो गई तो जो वर्क डन है वो जीरो हो गया। यानी कि जो आप एफ डॉट डी आर है उसकी वैल्यू क्या करोगे? जीरो। इंटीग्रेशन में एफ जो है वो दो फोर्स का समेशन है, तो एक तो बनेगा एफ ए यानी कि अप्लाइड फोर्स डॉट डेल आर, प्लस एक बन जाएगा एफ एन यानी कि रिएक्शन फोर्स और डॉट डेल आर इक्वल्स टू जीरो। अब ये वाला जो फोर्स है, फोर्स ड्यू टू नॉर्मल रिएक्शन, ये 99% केस में क्या रहेगा? जीरो रहेगा। 99% ये वैल्यू क्या देगा? ये जीरो देगा ना। गिव्स वैल्यू इक्वल्स टू जीरो। 99% gives वैल्यू इक्वल्स टू जीरो। ये जीरो वैल्यू देगा। इसका मतलब क्या हुआ? कैसे? देखो, जैसे कि ये क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन है, यहां पर ये पार्टिकल है और ये पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट ऐसे हो रहा है, ऐसे एल आर। और जो नॉर्मल रिएक्शन यानी कि जो सरफेस की वजह से रिएक्शन आएगा वो वाला, ये नॉर्मल रिएक्शन ये हो गया। तो ये नॉर्मल रिएक्शन हो गया, इसको मैंने यहां लिख दिया एन। ये एंगल कितना हो गया? 90 डिग्री हो गया। तो जो वर्क डन है वो कितना होता है? एफ एन डॉट डेल आर। डॉट प्रोडक्ट है, डॉट प्रोडक्ट यानी कि कॉस 90 की वैल्यू क्या हो जाएगी? जीरो। ये कितना हो जाएगा? एन डेल आर कॉस 90 डिग्री। ये क्या वैल्यू दे देगा? ये जीरो वैल्यू दे देगा। ठीक है, इसी तरह से दूसरा अगर आपको एग्जांपल लेना हो, मान लो पेंडुलम का एग्जांपल ले लो। पेंडुलम का एग्जांपल लोगे तो पेंडुलम के एग्जांपल में ये टेंशन फोर्स है, ये नॉर्मल रिएक्शन का काम कर रहा है, और ये डिस्प्लेसमेंट हो गया, ये डिस्प्लेसमेंट हो गया। तो यहां पर भी ये एंगल कितना हो गया? 90 डिग्री हो। यहां पर भी टी डॉट डेल आर क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। नॉर्मल रिएक्शन जो है, नॉर्मल रिएक्शन जो है इसकी वजह से जो वर्क डन है वो 99% केस में क्या आएगा? जीरो आएगा। इसके अलावा आप दूसरा देख लो, और अगर आप पुलिस सिस्टम का देखना चाहते हो, पुलिस सिस्टम का देखना चाहते हो, तो यहां पर जो रिएक्शन फोर्स है, रिएक्शन फोर्स, तो ये मास m1 हो गया एक कोई मास, और ये मास हो गया m2 हो गया, ये हो गया मास m2। दोनों के अंदर टेंशन सेम रहेगी, ये टेंशन यहां पर और ये टेंशन यहां पर। मान लो ये नीचे जाता है और ये ऊपर जाता है, इसकी वजह से जो वर्क डन आएगा इसमें आएगा, दोनों सेम डायरेक्शन में चल रहे हैं, तो ये आएगा टी। भाई इसका जो रिएक्शन फोर्स आएगा, नीचे वेट जा रहा है तो वेट का रिएक्शन फोर्स ऊपर आएगा, है ना। ये क्या बनेगा? ये बनेगा टी डेल आर, और ये हो जाएगा कॉस 180 डिग्री।
और ये जो दोनों हैं वो सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं। यहाँ पर हो जाएगा ये प्लस, इसको प्लस कर दोगे टी डेल आर, और ये हो जाएगा कॉस 0 डिग्री, डेल आर कॉस 0 डिग्री। एक प्लस का दे देगा, एक माइनस का दे देगा, तो यहाँ पर भी वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। 99% केस में ये जो नॉर्मल रिएक्शन वाला है ये क्या वैल्यू देगा, 0 वैल्यू देगा। आपके पास बचेगा क्या, आपके पास बचेगा डेल डब्ल्यू इक्वल्स टू, ये बचेगा एफ ए डॉट डेल आर इक्वल्स टू 0, एफ ए डॉट डेल आर इक्वल्स टू 0, ये बच जाएगा। यहां से ये क्या कहलाता है, ये कहलाता है वर्चुअल वर्क ना, ये क्या कहलाता है, वर्चुअल वर्क। और इट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ इक्वेशन। इट इज based on the principle of Newton's first law of motion, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। ये किस पे बेस्ड होगा, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन पे। क्वेश्चन की वर्चुअल वर्क का जो क्वेश्चन है, वर्चुअल वर्क पे मैंने आपको ये बता दिया था कि वर्चुअल वर्क जो सबसे पहला क्वेश्चन तो उसमें ये बन सकता है कि आपसे पूछ लिया जाए कि इसका प्रिंसिपल क्या होगा। इसका प्रिंसिपल क्या है, मैंने आपको बताया था कि न्यूटन का जो फर्स्ट लॉ है, लॉ ऑफ इनर्शिया कहते हैं, यानी कि जिस जो बॉडी रेस्ट में है वो रेस्ट में रहेगी, जो मोशन में है वो मोशन में रहेगी, उस प्रिंसिपल पर काम करता है। बेसिकली न्यूटन्स फर्स्ट लॉ जो है वो लॉ ऑफ इक्विलिब्रियम है ना, या इक्विलिब्रियम की कंडीशन वाला लॉ। मतलब कि कोई भी बॉडी इक्विलिब्रियम में है तो उसके ऊपर लग रहा है नेट फोर्स की जीरो वैल्यू क्या होगी, जीरो होगी। ये हमने उस क्वेश्चन में जब हमने तो देखा था वर्चुअल वर्क के कॉन्सेप्ट को, तो वहां पर हमने देखा भी था कि नेट जो फोर्स है वो कितना हो गया, जीरो। नेट फोर्स जीरो क्यों हो जाएगा, क्योंकि बॉडी इक्विलिब्रियम। कभी भी वर्चुअल वर्क की बात होगी तो इसका मतलब इक्विलिब्रियम की कंडीशन लग रही। तो एक तो बात ये हो गई कि वर्चुअल वर्क का प्रिंसिपल क्या है, ये पूछ लिया जा सकता है आपसे। दूसरा, वर्चुअल वर्क की जो इक्वेशन बनी थी लास्ट में एफ डॉट डी आर इक्वल्स टू 0, वो आपसे पूछी जा सकती है। तीसरा, इस टाइप के क्वेश्चन पूछ सकते हैं जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है, हालांकि ये डेरिवेशन है, पर इसको कैसे पूछा जा सकता है वो मैं बता देता हूँ। जैसे कि आपको एक डायग्राम बना के दे दिया जाएगा, बनाने के वाले के क्या आ जाता है, उसको उठा के कॉपी पेस्ट ही तो मारना है। अब उसको इस बात से मतलब नहीं है कि तुम किस चीज की प्रिपरेशन कर रहे हो, उसको क्वेश्चन से सॉल्यूशन। क्वेश्चन तुम्हें दे दिया, दो हैवी वेट हैं, एक है W1 और एक है W2। इनको दोनों को एक इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग से कनेक्ट किया है, रस्सी से कनेक्ट कर दिया। और ये जो पुली है, ये पुली है रेड कलर से जो दिखाई दे रही है, ये पुली एंगल सबस्टेंड कर रही है। एक पुली जो है वो थीटा एंगल सबस्टेंड कर रही है, एक पुली फाई एंगल। थीटा प्लस फाई जो है उस दोनों की वैल्यू हमेशा क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी इक्विलिब्रियम की कंडीशन। इसकी इक्विलिब्रियम की कंडीशन क्या होगी वो हमें बताना है। सबसे पहली बात, तो अगर इक्विलिब्रियम की कंडीशन है तो नेट फोर्स जो है, नेट फोर्स की जो वैल्यू है वो क्या रहेगी, तो मैं बोल रहा हूँ ये आपको याद रखना है। ये ऑप्शंस में से हमें बताना है कौन सा सेटिस्फाई करेगा। तो एक बात देखो, अगर मैं इस पुली, इनको पुली को ऐसे फैला देता हूँ, ऐसा करता हूँ, तो ये जो रस्सी है खिंचेगी, ये खिंचेगी तो इसका जो एंगल है W1 W2 है, ये भी तो इसके साथ क्या होंगे, हिल जाएंगे अपनी जगह से ये भी क्या करेंगे, मूव करेंगे। तो अगर मैं इनमें वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट करता हूँ, मतलब मैं इसको थोड़ा सा सरकाने की कोशिश करता हूँ, थोड़ा सा सरकाने की कोशिश करता हूँ, तो क्या होगा, कुछ ऐसा डायग्राम बनेगा जो, यानी कि ये पॉइंट यहाँ से हट के यहाँ जाएगा। अब यहाँ पर तो मैंने पुली बनाई नहीं है, बाकी आई तो कौन है, पुली है, ये रस्सी खींच के आई है। तो यहाँ से हट के ये पॉइंट यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर एक डिस्प्लेसमेंट आएगा जिसको मैंने लिखा है डेल R1, और यहाँ पर एक डिस्प्लेसमेंट आएगा जिसको लिखा है मैंने डेल R2। ये सबसे बड़ी बात तो ये है कि जब हम वर्चुअल वर्क की बात कर रहे हैं तो आपको डेल R1 और डेल R2 निकालना पड़ेगा। डेल R1 और डेल R2 कैसे निकालोगे, तो डेल R1 आप लोगों ने पढ़ा होगा जब छोटे थे, तो आपने ज्योमेट्री पढ़ी होगी। ज्योमेट्री में मेरे हिसाब से सबने ही पढ़ी होगी ज्योमेट्री, तो हाँ। तो ये क्या होती है, इसको हम आर्क लेंथ बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आर्क लेंथ। और ये एंगल हो गया, ये एंगल को मैंने लिख दिया डी थीटा, यहाँ पर ये डी थीटा लिखा हुआ है तो इसको डी थीटा लिख। ये जो लेंथ है ये रेडियस मान ली, इसको सर्कुलर आर्क मान लिया तो ये रेडियस हो गई। तो हमने ये पढ़ा है कि जो आर्क लेंथ है वो किसके बराबर होती है, एंगल इंटू रेडियस। तो ये किसके बराबर हो जाएगा, आर डी थीटा। इसी तरह से आप जो ये डेल R2 है, या इसको डी R2 लिख दो, ये किसके बराबर हो जाएगा, आर डी फाई। ये बात समझ में आ गई होगी। फिर एक यहाँ पर कंस्ट्रेंट लग रहा है। कंस्ट्रेंट क्या लग रहा है साहब, यहाँ पर कंस्ट्रेंट लग रहा है कि जो ये एंगल है थीटा प्लस फाई, वैल्यू किसी कांस्टेंट के बराबर ही होगी। थीटा प्लस फाई इक्वल्स टू क्या रहेगा, कॉन्स्टेंट। थीटा प्लस फाई कांस्टेंट रहेगा। अब इसको सॉल्व करो,
तो सॉल्व करोगे तो ये क्या बनेगा, इसका डिफरेंशिएशन कर दो, मेरा कहने का मतलब। तो ये डी थीटा या डेल थीटा, मैं डेल ही लिख देता हूँ। मैं अगर इसको लिख दूँ, क्या लिख दूँ, मैं इसको लिख दूँ डेल थीटा प्लस डेल फाई, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, 0, ये फाई है। ये किसके बराबर हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा 0 के। यहाँ से डेल थीटा इक्वल्स टू बन गया माइनस डेल फाई। अब तुम्हें एग्जाम में इतना बड़ा नहीं करना है, जितना मैं याद करना है, सीधी स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, ये मैं बता रहा हूँ। तो यहाँ पर अब एक चीज और देखो, ये जो W1 है और ये W2 जो लोड है, अगर ये एंगल थीटा है तो जो अल्टरनेट एंगल का कॉन्सेप्ट होता है, ये जेड जो बनता है जेड, ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी कितना होगा, थीटा होगा। ये जेड बन रहा है यहाँ जेड, ये ध्यान से देखो यहाँ पर बन रहा है जेड। ये एंगल अगर थीटा है तो ये एंगल भी कितना होगा, थीटा होगा। और अगर ये एंगल फाई है, ये एंगल फाई है, तो ये एंगल जो कंस्ट्रक्ट हो रहा है यहाँ पर, ये एंगल, ये भी कितना होगा, फाई होगा। इसका सीधा सा मतलब ये है कि जो W1 जो यहाँ से एंगल बना के चल रहा है थीटा वन, ये थीटा एंगल बनाया हुआ है W1 ने। ये W1 ने थीटा एंगल बनाया हुआ है, तो इसके दो कंपोनेंट हो जाएंगे। एक कंपोनेंट हो गया ये हो जाएगा कौन सा, ये हो जाएगा W1 साइन थीटा, और ये जो कंपोनेंट है ये हो जाएगा W1 कॉस थीटा। इसी तरह से यहाँ पर जो ये W2 लिखा हुआ है, ये W2 भी एंगल कंस्ट्रक्ट कर देगा, और ये एंगल कंस्ट्रक्ट करेगा यहाँ पर कितना, फाई। तो ये कितना बनेगा, ये बनेगा W2 कॉस फाई, और ये बनेगा, ये क्या बनेगा, W2 और साइन फाई। अब एक बात ध्यान से देखो कि जो डिस्प्लेसमेंट है, ये W1 cos थीटा, ये W1 cos थीटा, और डिस्प्लेसमेंट ऐसा आ रहा था, ये आ रहा था dr1 या डेल r1, और ये जो फोर्स है ये इसके परपेंडिकुलर लग गया। W1 cos थीटा, उधर से W2 cos फाई उस डिस्प्लेसमेंट dr2 के परपेंडिकुलर लगा होगा। तो अब आपको अच्छे से पता है कि जो वर्क डन है वो किसके बराबर होता है, फोर्स डॉट डॉट प्रोडक्ट होता है किसका, डिस्प्लेसमेंट का। तो W1 cos थीटा और W2 cos फाई, इन दोनों की वजह से वर्क डन की वैल्यू क्या होगी, 0, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो गए। किसके परपेंडिकुलर हो गए, डिस्प्लेसमेंट के फोर्स परपेंडिकुलर हो गए। यहाँ पर W1 cos थीटा, यहाँ पर जो ये लिखा हुआ है W1 cos थीटा, ये W1 cos थीटा परपेंडिकुलर हो गया dr1। इसी तरह से W2 cos फाई परपेंडिकुलर हो गया dr2 के या डेल r2 के। इसकी वजह से वर्क डन की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ठीक है, छोटी छोटी चीजें समझनी जरूरी है। वर्क डन बेसिकली आएगा किसकी वजह से, W1 साइन थीटा की वजह से, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट भी W1 साइन थीटा की डायरेक्शन में, और इधर किसकी वजह से आएगा, W2 साइन फाई की वजह से। तो वर्क डन जो हम लिखते हैं वो क्या लिखते हैं, फोर्स का डॉट प्रोडक्ट किसके साथ, डिस्प्लेसमेंट के। तो एक तो वर्क है मेरे पास कौन सा, फोर्स है W1 साइन थीटा का डॉट प्रोडक्ट किसके साथ, डेल r1 के साथ, प्लस W2 साइन फाई का डॉट प्रोडक्ट किसके साथ, डेल r2 के साथ, और ये किसके बराबर होगा, 0, क्योंकि हम क्या लगा रहे हैं, कंसेप्ट ऑफ वर्चुअल वर्क एल्जेब्रिक समेशन ऑफ एट f डॉट dr इक्वल्स टू 0, f डॉट dr इक्वल्स टू, ये हम लगा रहे हैं कंसेप्ट ऑफ वर्चुअल वर्क। अब dr और W1 साइन थीटा दोनों सेम डायरेक्शन में, और dr2 और W2 साइन फाई दोनों सेम डायरेक्शन में। ये दोनों अगर सेम डायरेक्शन में तो एंगल 0 हो गया, एंगल 0 हो गया तो ये डॉट प्रोडक्ट का मतलब 1 हो जाएगा, यानी कि AB cos थीटा इक्वल्स टू 1, AB वो बन जाएगा। तो डेल r1 की और डेल r2 की वैल्यू हम यहाँ से डाल देंगे, तो ये बन जाएगा हमारे पास W1 साइन थीटा, और डेल r1 की वैल्यू हमने क्या निकाली थी, वो निकाली थी r डेल थीटा, और ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी W2 साइन फाई, और ये वैल्यू क्या हो जाएगी, R डेल फाई, R डेल क्या हो गया, R खत्म, R मर जाएगा ना यहाँ से, ये R मर गया, तो ये R भी यहाँ से मर जाएगा। अब तुमने क्या निकाला था, तुमने निकाला था डेल थीटा इक्वल्स टू माइनस ऑफ डेल फाई, ये तो निकाला था तुमने। ये वैल्यू यहाँ पर रख दोगे, तो यहाँ क्या बनेगा, ये बनेगा W1 साइन थीटा, डेल थीटा को अब डेल थीटा ही लिखा लेने दो, डेल फाई को आप माइनस डेल थीटा लिख दो, ये बन जाएगा माइनस W2, ये हो गया साइन W2 साइन फाई, और ये क्या हो जाएगा, ये वैल्यू आ गई आपकी डेल थीटा, कि मैंने डी फाई को या डेल फाई को क्या लिख दिया, माइनस ऑफ डेल थीटा लिख, ये वैल्यू किसके इक्वल हो गई, 0। तो अब यहाँ से गायब हो जाएगा कौन, डेल थीटा गायब हो जाएगा, तो तुम्हारे पास बचेगा क्या, तुम्हारे पास बचेगा W1 साइन थीटा इक्वल्स टू W2 साइन फाई, और तुम्हें क्या निकालना है, तुम्हें निकालना है W1 अपॉन W2, तो W1 अपॉन W2 की वैल्यू आ गई साइन फाई अपॉन साइन थीटा। ऑप्शन चेक करो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, तो ये ऑप्शन हो जाएगा साइन फाई अपॉन साइन थीटा वाला, यानी कि अब
ये क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ जब इतना टाइम ले गया, क्योंकि मुझे तुम्हें समझाना पड़ रहा है। समझाना पड़ रहा है कि ये एंगल मैंने ऐसा निकाला, वो एंगल मैंने ऐसा निकाला। पर अगर एग्ज़ाम में आ जाए तो 2 लाइन का क्वेश्चन है। कि अगर तुम्हें पता है कि तुमने करा हुआ है, तो इसके 2 एंगल ऐसे बाँटने हैं इधर-उधर और उसके बाद इस पे ये 2 लाइन का क्वेश्चन है, एग्ज़ैक्टली देखा जाए। 1 मिनट में ये क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है। 1 मिनट से भी कम में ये सॉल्व हो जाता है। समझा रहा हूँ, सारी चीज़ें इसमें एक्सप्लेन करनी पड़ रही है, इसलिए इसमें इतना टाइम, अदरवाइज़ इतना बड़ा। वर्चुअल वर्क पे कुछ इस तरह के क्वेश्चन तुम्हें देखने को मिल सकते हैं। साथ ही साथ जो वन लाइनर क्वेश्चन है वो मैंने तुम्हें, ठीक है। अब हम बात करेंगे किसकी, डी एलम्बर्ट प्रिंसिपल। डी एलम्बर्ट प्रिंसिपल, डी एलम्बर्ट प्रिंसिपल। ये प्रिंसिपल की स्पेलिंग देख लेना यार, मेरी ये थोड़ी इंग्लिश तो आती है पर स्पेलिंग स्पेलिंग में थोड़ी मिस्टेक जाती है। डी एलम्बर्ट प्रिंसिपल, ठीक है, स्पेलिंग देख लेना। हमने पढ़ा है न्यूटन का पहला नियम। अब देखो ये जो एडवांस क्लासिकल मैकेनिक्स वगैरह पढ़ते हो, ये जो मैकेनिक्स पढ़ी हुई है उसको ही मॉडिफाइड करके उसको एडवांस में पढ़ रहे हैं। तो प्रिंसिपल तो सारे वहीं से आएँगे। ऐसा नहीं है कि हम एडवांस क्लासिकल मैकेनिक्स पढ़ रहे हैं तो कुछ बहुत तगड़ी चीज़ आ जाएँगी, कुछ ऐसा नहीं है। उसी को आगे कंटिन्यू किया जा रहा है। डी एलम्बर्ट प्रिंसिपल तुम लोगों ने पढ़ा है, डेफिनिटली तुम लोगों ने अपनी ग्रेजुएशन में भी पढ़ा है और 12वीं क्लास में भी पढ़ा है या 11वीं क्लास में भी पढ़ा है। एक जो है न्यूटन का पहला नियम, जो ये कहता है कि बॉडी रेस्ट में है तो रेस्ट में, मोशन में तो मोशन में, यानी कि इक्विलिब्रियम की कंडीशन में तो नेट फोर्स की वैल्यू क्या है? नेट फोर्स। अब यदि बॉडी मोशन में है ना, यदि सिस्टम मोशन के अंदर है तो फिर वहां पर तुम लोगों ने पढ़ा है न्यूटन का कौन सा नियम, दूसरा नियम। तो जो न्यूटन का दूसरा नियम है वो ये कहता है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल्स टू फोर्स, कि बॉडी के ऊपर जो लग रहा नेट फोर्स है उसकी डायरेक्शन वही, उसकी एक्सेलरेशन की डायरेक्शन वही होगी जो बॉडी पर नेट फोर्स की डायरेक्शन है ना। उसका मतलब ये निकलता है न्यूटन के दूसरे नियम। पहली चीज तो ये है कि डी एलम्बर्ट प्रिंसिपल कब लगेगा, डी एलम्बर्ट प्रिंसिपल कब लगेगा, जब सिस्टम किस में होगा, मोशन में होगा। दूसरा किस प्रिंसिपल पर काम करेगा, तो ये काम करेगा किस पे, वर्चुअल वर्क के प्रिंसिपल। दो चीजें हैं ना। पहला क्वेश्चन बन गया कि डी एलम्बर्ट प्रिंसिपल कब काम करता है, दूसरा क्वेश्चन किस प्रिंसिपल पर काम करता है। पहला पहला तो मैं ये लिख ही देता हूं यहां पर कि इज यूज्ड व्हेन सिस्टम इज इन मोशन ना, तो इट इज यूज्ड व्हेन व्हेन सम इज इन मोशन, इज यूज्ड व्हेन सिस्टम इज इन मोशन। सिस्टम मोशन में होता है तब ये काम करता है, टेस्ट में तो लगाने की इसको जरूरत ही नहीं है। दूसरा ये किस प्रिंसिपल पर काम कर रहा है, ये काम कर रहा है कंसेप्ट ऑफ वर्चुअल वर्क। इट वर्क्स ऑन इट वर्क्स ऑन वर्क्स ऑन कॉन्सेप्ट ऑफ वर्चुअल वर्क, कॉन्सेप्ट ऑफ वर्चुअल वर्क या प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क। अब यहाँ पर सवाल ये है कि वर्चुअल वर्क कैसे लगेगा यहाँ। वर्चुअल वर्क कब लग रहा था, कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम में। इक्विलिब्रियम की कंडीशन क्या, कि नेट फोर्स क्या हो, जीरो हो। कुल मिलाकर इसके पीछे की कहानी भी क्या है कि नेट फोर्स को क्या करना है, जीरो करना है। उसको क्या करना है, जीरो करना है। तो कोई सिस्टम मोशन में है तो उसको हम कौन सा सिस्टम बोलते हैं, डायनामिक सिस्टम। कोई भी सिस्टम अगर मोशन में है, कोई भी सिस्टम अगर मोशन में है, उस सिस्टम को हम क्या नाम देते हैं, उस सिस्टम को हम नाम देते हैं डायनामिक सिस्टम। कोई भी सिस्टम अगर मोशन में है तो उस सिस्टम को हम नाम देते हैं डायनामिक सिस्टम। और डायनामिक सिस्टम के लिए न्यूटन का दूसरा नियम यूज होता है, अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ। अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स सेकेंड लॉ, न्यूटन का दूसरा नियम ये कहता है कि एफ का मतलब नेट फोर्स इक्वल्स टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, मोमेंटम कौन सा, लीनियर मोमेंटम, यही तो लिखते हो। या इसको आप ऐसे बोल सकते हो कि किसी बॉडी के ऊपर जो मोशन में है तो उसके ऊपर लगने वाला जो एक्सेलरेशन है, उसका जो एक्सेलरेशन है उसकी डायरेक्शन और नेट फोर्स की डायरेक्शन दोनों सेम होती है। यहां से हमारे पास बन जाता है एम ए, और एम ए जब हम बनाते हैं तो हम उसके अंदर ये मान के चलते हैं कि मास कांस्टेंट है। अदरवाइज मास अगर वेरिएबल हो गया तो फिर वेरिएबल मास का कॉन्सेप्ट लग जाता है। वेरिएबल मास का कॉन्सेप्ट हमें फिर रॉकेट के अंदर पढ़ना पड़ता है, रॉकेट प्रपल्सन तुम लोगों ने पढ़ा भी होगा। तो ये जो एमवी है, एमवी का मतलब क्या है, ये जो एमवी लिखा हुआ है, ये जो एमवी लिखा हुआ है, इस एमवी को हम क्या बोलते हैं, लीनियर मोमेंटम बोलते हैं। ये जो एमवी है, इस एमवी को हम क्या बोलते हैं, लीनियर मोमेंटम, जिसको हम पी से लिखते हैं, है ना, पी से लिखते हैं। तो यहाँ कुल मिलाकर बात हो गई कि पी डॉट बन जाएगा। पी डॉट का मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। ये क्या बन गया, एफ इक्वल्स टू पी डॉट।
अब हम क्या बात कर रहे हैं, इसको वर्चुअल वर्क का कंसेप्ट लगाना है, तो वर्चुअल वर्क के कंसेप्ट के हिसाब से नेट फोर्स की वैल्यू हमें क्या करनी है, जीरो। हाँ, तो यहाँ तो नेट फोर्स जीरो हो नहीं रहा, तो इसको जीरो कैसे किया जाए, जीरो कैसे किया जाए, कैसे कर सकते हैं? सिंपल सी गणित लगाओ, इसको जीरो करना है तो ट्रांसपोज कर दो, ट्रांसपोज कर दोगे तो ये क्या हो जाएगा, पी डॉट और इसको ये ऐसे तो करोगे। साधारण गणित जो सिंपल मैथमेटिक्स है वो यही तो कहती है कि इसको ट्रांसपोज करके इधर ले आओ तो ये जीरो हो जाएगा। इसमें डीएल बट ने कौन सी बड़ी बात। अब यहाँ पर एफ, इसको मैंने ऐसे लिख दिया आई, और इसको लिख दिया मैंने माइनस ऑफ पी डॉट इक्वल, माइनस ऑफ पी डॉट इक्वल्स टू जीरो लिख दिया, है ना ऐसा। मैथमेटिक्स के रूल के अकॉर्डिंग इसको ऐसा लिख सकते हैं। तो ये अब हमारे पास ये जो है एफ प्लस माइनस ऑफ पी डॉट, ये फोर्स हो गया, और इस पूरे फोर्स की वैल्यू किसके बराबर हो गई, जीरो के। ये वो फोर्स है जो नेट फोर्स है, और ये वो फोर्स बन गया अगर आपको सिस्टम को इक्विलिब्रियम में लाना है। कुल मिलाकर ये कंसेप्ट ये कह रहा है कि अगर आपने किसी सिस्टम के ऊपर फोर्स लगाया हुआ है जिसकी वजह से वो मोशन में आ गया, तो अगर आपको उसको इक्विलिब्रियम में लगाना है तो उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में उतना ही फोर्स लगा दो। यही तो बात निकल रही है। मान लो ये पेन है, पेन को मैं ऐसे धक्का दे रहा हूँ, नेट फोर्स ऐसे लग रहा है इस डायरेक्शन में, तो इसकी वजह से ये एक्सेलरेशन में आ गया। अब मेरे को इसको रोकना है, रोकना है तो क्या करूंगा, इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में उतना ही फोर्स लगा दूंगा जितना यहां से लगाया हुआ है। तो ये जो माइनस पी डॉट बन गया, ये माइनस पी डॉट को मैंने लिख दिया ऐसे एफ प्लस एफ वन इक्वल्स टू जीरो, और ये एफ वन जो है, एफ वन की वैल्यू किसकी हो गई, माइनस पी डॉट। ये एफ वन की जो वैल्यू हो गई वो किसके बराबर हो गई, माइनस पी डॉट, माइनस पी डॉट। ठीक है, तो अगर मेरे को सिस्टम को इक्विलिब्रियम में लाना है तो मेरे को ये इतना फोर्स लगाना पड़ेगा। अब ये किस में कन्वर्ट हो गया, ये हो गया न्यूटन, फर्स्ट किस में आ, ठीक है। अब सिस्टम इक्विलिब्रियम में आ गया तो बहुत अच्छी बात है। नेट फोर्स की वजह से जो नेट फोर्स है उसकी वैल्यू जीरो होगी, तो जो वर्चुअल वर्क का कंसेप्ट है वो कहता है एफ डॉट डी आर इक्वल्स टू जीरो। वर्चुअल वर्क का कंसेप्ट यहाँ पर लगाएंगे तो नेट वर्क डन जो निकलेगा, नेट वर्क डन, नेट वर्क डन जो निकलेगा वो क्या निकलेगा, वो निकलेगा एक साइकिल के अंदर वो कितना निकलेगा, एफ डॉट डेल आर इक्वल जीरो। और यहाँ पर ये एफ डॉट डेल आर, तो एफ की वैल्यू मैं ये वाली लिख रहा हूँ, माइनस पी वाली ना, तो ये क्या बन गया, एफ माइनस पी डॉट, और ये क्या बन गया, डेल आर इक्वल्स टू जीरो, ये बन गया। यहाँ से एफ जो है, एफ एफ की मैंने बात की थी, मैंने आपको ये बताया था एफ तो है अप्लाइड फोर्स, और एक कौन सा होता है, नॉर्मल रिएक्शन। अप्लाइड फोर्स और ये जो है ये नेट फोर्स है जो दोनों से मिलकर बन रहा है। नेट फोर्स का मतलब होता है जो सारा सारा कंक्लूड करके जो फोर्स लग रहा है वो नेट फोर्स है, और उसकी वैल्यू जीरो है, वैल्यू क्या है, जीरो। फिर मैंने आपको ये बताया था कि नॉर्मल रिएक्शन की वजह से जो वर्क डन है वो क्या होता है, जीरो। यहां पर जो हम वैल्यू रख देंगे तो अब ये क्या बनेगा, ये बन जाएगा हमारे पास, अगर मैं ये वैल्यू रख देता हूं तो ये बन जाएगा एफ ए, और ये क्या हो जाएगा, डॉट डेल आर, फिर प्लस ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा एफ एन डॉट डेल आर, ये क्या बन जाएगा, माइनस बाहर ले लिया, ये बन जाएगा पी डॉट और डेल आर इक्वल, ये लगा लो, नहीं इसका मतलब है क्लोज इंटीग्रेशन, क्लोज इंटीग्रेशन या एल्जेब्रिक समेशन, हटा लो इसको, एल्जेब्रिक समेशन लिख लोगे वो ज्यादा बेटर, तो एल्जेब्रिक समेशन लिख लोगे वो एल्जेब्रिक समेशन ना, तो ये एल्जेब्रिक समेशन। अब यहाँ पर ये मैंने आपको बताया था कि ये जो वैल्यू है नॉर्मल रिएक्शन की वजह से जो 99% जीरो आता है, ये हमारे पास वापस से मैंने इसको कंक्लूड करके लिख दिया, इकट्ठा करके लिख दिया, तो ये बन गया हमारे पास एफ ए माइनस पी डॉट, और ये कितना हो गया, डॉट डेल आर, डॉट डेल आर इक्वल टू जीरो, ये वैल्यू हो गई। ठीक है, तो ये हमारे पास जो बना, ये जो कॉन्सेप्ट बन गया इसको हम कहते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ डी अलम्बर्ट प्रिंसिपल। क्या इसको हम क्या नाम देते हैं, डी अलम्बर्ट प्रिंसिपल को हम नाम देते हैं। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इस प्रिंसिपल को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, एल्जेब्रिक समेशन, एल्जेब्रिक समेशन ऑफ एफ माइनस पी डॉट और डेल आर, ये डॉट प्रोडक्ट है, डेल आर इक्वल। एग्जाम में कोई तुमसे डेरिवेशन तो कराएगा नहीं, डेरिवेशन नहीं कराएगा एग्जाम में, क्वेश्चन